Good evening everyone and welcome to Philoform। फिलोफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रिया जी गुड इवनिंग, माही जी, ज्योति जी, खुशबू जी, सुजाता जी, शाहीन जी गुड इवनिंग, बबली जी गुड इवनिंग, राधे राधे। ज्योत्सना जी वेरी गुड इवनिंग। ये तो गर्ल्स एम्पावरमेंट की क्लास दिख रही है, कोई भी बॉय नहीं दिखाई दे रहा है। वी ऑल आर गर्ल्स। अंजलि जी हमारी नई गर्ल आ गई क्लास में, गुड इवनिंग। यहाँ अभी गर्ल्स एम्पावरमेंट की बात हो रही है, हम सभी गर्ल्स ही सबसे पहले बिल्कुल टाइम पर आए हैं। सबसे ज़्यादा बिजी होते हुए भी हम बिल्कुल टाइम पर हैं। अंजलि जी बिल्कुल पूछिए, क्या पूछना है आपको। बबीता जी नमस्ते। श्रीकांत जी गुड इवनिंग। आज काफ़ी बच्चे पहले से आके वेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, टाइम पर आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। और ये हमारे पास शुरू के 5-6 मिनट होते हैं, जिस टाइम पे आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मनुष्य अपनी श्वसन क्रिया में कितना ऑक्सीजन और कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ओके, ये इसके बारे में मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी लेके ही आपको बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि गलत आंसर मैं आपको करना नहीं चाहती हूँ। और ये एक नोट डाउन करके हम रखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे जो क्लास है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मैं नोट डाउन करके रखती हूँ और इसको क्या है कि सही सही इसका जो आंसर होगा अच्छे ढंग से मैं इसको स्टडी करके ही आपको बताऊंगी, क्योंकि गलत मैं चाहती नहीं हूँ कि आपको आंसर दूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में ही आपको मैं इसका आंसर कर दूंगी, मैंने नोट डाउन कर लिया है। और जुबैर जी गुड इवनिंग। प्रियंका जी गुड इवनिंग। अंजलि जी हाँ ठीक है, ओके हो गया है। और माही जी लिख रही हैं कि गर्ल्स को लेट करने वाली माना जाता है। माना तो जाता है गर्ल्स को लेट करने के लिए, लेकिन यहाँ गर्ल्स टाइम पर होने का एक कारण है ना, यहाँ पे तो किसी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हम बिल्कुल टाइम पर हैं। जैसी हमारी शक्ल दिखाई देने लगेगी ना तो हम में से कोई टाइम पर नहीं रहेगा, फिर वही बात लागू हो जाएगी कि गर्ल्स जो है वो लेट होती हैं, क्योंकि वहाँ हमें अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, तो फिर हम मेकअप में थोड़ा टाइम लेंगे ही। प्रतीक्षा जी वेरी गुड इवनिंग। तो आज की जो क्लास है वो अब शुरू करनी चाहिए, बहुत बच्चे हमारे आ गए हैं। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ़ यू जो आप लोग टाइम पर आ जाते हैं, ताकि हमारी क्लास जो है वो भी टाइम पर शुरू हो सके। हाँ जी, रोहित जी आ गए हमारे, जय श्री कृष्णा। ये बिल्कुल टाइम पर रहने वाले बच्चे हैं, और मैं तो देख रही हूँ कि बच्चे आज 5-6 मिनट के अंदर ही 21 बच्चे हो गए हैं। ये आज तक की हमारी सबसे अच्छी क्लास मुझे लग रहा है रहेगी, क्योंकि आज शुरू में ही इतने बच्चे आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है।
और संडे किसी को क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है। मैं लगी हुई हूँ उसमें अभी कि आपको अच्छा कंटेंट मिले उस दिन। और हाँ जी, तैयार होने में तो टाइम लग जाता है, यहाँ तो किसी की शक्ल दिखनी नहीं है ना। तो ये बात है। और आप लोग ऐसे, जैसे अभी सर्दियों में हम क्या खाते हैं, गाजर का हलवा बहुत मिलता है ना, सबको बहुत पसंद होता है क्योंकि बहुत अच्छे गाजर मिलते हैं। तो जो गाजर का हलवा होता है ना, उसमें बड़ी मिठास होती है कि नहीं। लेकिन जो मीठा जो हलवा है उसमें चीनी दिखाई नहीं पड़ती, पर वो मिठास हमको बहुत अच्छी लगती है। वैसे ही हमारी क्लास भी ऐसी है कि आप दिखाई नहीं देते, पर आप लोग की बातें जो है बड़ी मीठी मीठी लगती हैं। तो आप उसी गाजर के हलवे की तरह हो, जिसमें काजू किशमिश सब कुछ दिखाई देता है, गाजर भी दिखाई देता है, लेकिन मीठा जो है चीनी दिखाई नहीं देता। और आप लोग दिखाई नहीं देते हो, पर मिठास पूरी तरह से क्लास में घोल के रखते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी जो क्लास की टाइमिंग है, ये थोड़ा आप लोगों के सामने एक बार टाइम टेबल शो कर देते हैं। कुछ चेंजेस आ गए हैं। और 12 तारीख से जो है हमारी साइंस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप लोग फटाफट जो है वो क्लास कर पाएंगे। और ज़ुबैर जी, अभी संडे का हम टाइमिंग बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा वेट करिए प्लीज़। तो साइंस की जो क्लास है, इसमें मोस्टली आपको एग्ज़ाम की ही तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि शुरू से जो है क्लासेस इसकी नहीं हुई थी सेकंड पेपर की। तो जिनको भी सेकंड पेपर का करना है क्लास, वो 1 बजे अपना टाइम को है फ्री रखेंगे। 12 तारीख से आपकी रेगुलर क्लास जो है वो होगी, ठीक है, साइंस की। इसको ध्यान आपको रखना है। और एसएसटी की क्लास जो है आपकी बंद हो गई है, अभी नहीं चल रही है। और ये जो सारी क्लासेस हैं आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपको खर्च नहीं होने वाला है पैसे। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारे क्लासेस रोज़ अटेंड करनी है। टाइमिंग आपको टाइम टेबल से पता चल ही गया है। और साइंस की जो क्लास है, इसके लिए भी एक बार और दिखा दे रहे हैं आपको कि ये जो क्लासेस हैं, ये आपकी 12 तारीख से, दिसंबर 12 तारीख से शुरू होंगी और दोपहर को 1 से 2, मतलब 1 घंटे की आपकी ये क्लास चलेगी, ठीक है। और आपकी जो मैराथन होने वाली है, संडे संडे का काम जो है उसको आप बिल्कुल अभी से एक्स्ट्रा जो भी वर्क है वो सब निपटा लीजिए, ताकि संडे आप फ्री रह सकें। कम से कम 5 घंटे आपको फ्री रखने ही रखने हैं। इन 5 घंटों में आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से। और हमारे क्लास के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको उस दिन बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और ये जो नॉन स्टॉप क्लास रहेगी, ये आपका फुल कोर्स कराने की कोशिश करेगी। और पेपर 1 और 2 दोनों के लिए होगी। और इसकी जो टाइमिंग रहेगी, ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट होकर के दोपहर को 3 बजे तक चलेगी। मतलब 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, इस तरह से 5 घंटे आपके बनते हैं। 5 अलग अलग सब्जेक्ट भी आपके इसमें रहेंगे, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी एंड ईवीएस। ये 5 सब्जेक्ट आपके इसमें कराए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे गाजर के हलवे की तारीफ हो रही है। हाँ, तो उसमें मिठास तो आप ही लोग हैं, वो मिठास भरने वाले लोग आप ही हैं, जिसके कारण हमारी जो क्लास है वो इतनी अच्छी चल रही है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। संडे को आप 10 बजे तक जो है बिल्कुल अपने काम निपटा के रेडी हो जाइएगा। और 3 बजे तक कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। इसी संडे होगी ये क्लास, ठीक है। आगे बढ़ें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वॉट वुड यू प्लांट इन सॉइल टू गेट अ न्यू रोज प्लांट इन योर गार्डन। अपने बगीचे में एक नया गुलाब का पौधा प्राप्त करने के लिए आप मिट्टी में क्या लगाएंगे। एक बर्ड लगाएंगे, मतलब कली लगाएंगे। स्टेम लगाएंगे, मतलब उसका तना लगाएंगे। लीव्स मतलब पत्तियां, रूट्स या जड़, क्या लगाएंगे आप। ज़्यादातर आंसर बी में आ रहे हैं, एंड बी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड।
ठीक है, सबके आंसर जो हैं वो बी में आ रहे हैं, और बी में मतलब किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जो तना होता है वो लगाया जाता है। देखिए इसमें जब हम इसको लगाते हैं तो इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है, मतलब कलम लगाई जाती है। इसको क्या कहते हैं? कलम लगाना कहते हैं। अगर जड़ से तो हम लगा नहीं सकते, जड़ में तो एक पौधा ऑलरेडी है ही है, तो उसको जड़ सहित उखाड़ के तो हम लगाएंगे तो वही पौधा रहेगा। तो हम उसकी क्या करते हैं? ट्रिमिंग कर देते हैं और कटिंग करते हैं। एक अच्छा हेल्दी जो डाल होती है उसको लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं हम, या तो उसको कटिंग करके डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं, वो एक मेथड होता है। इसमें क्या होता है, चांसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं कि वो पौधा नहीं भी लग सकता है अगर आप ऐसे डायरेक्ट लगा देते हैं तो। और कलम लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग जिसको कि कहा जाता है। उसमें ऊपर की एक लेयर को कट कर लिया जाता है, पूरा डाल को नहीं काटा जाता है, और लेयर कट करने के बाद उसमें थोड़ा मिट्टी, खाद, ये सब मिला करके उसको अच्छे से टाइट पन्नी से बांध दिया जाता है। और फिर कुछ समय बाद क्या होता है, वो जो ऊपर की एक लेयर है जिसको काटा गया था, उसको जो मिट्टी में हम ढक के रखते हैं, वहाँ से जड़ें निकल आती हैं। तो कुछ समय रहता है, उसका पीरियड रहता है, टाइम। उसके बाद उसको हम देखते हैं, कई कई बार तो पन्नियों में से जड़ बाहर भी आ जाता है, और फिर उसको थोड़ा नीचे से कटिंग करके फिर उसको मिट्टी में लगाया जाता है, जिसको कि हम ग्राफ्टिंग कहते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में कलम बांधना या गुट्टी लगाना भी कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हम देखेंगे कि जो माली वगैरह लोग होते हैं वो इस काम में काफ़ी माहिर होते हैं करने में, क्योंकि उनका जो प्रोफेशन है वो इसी तरह का होता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस इज प्लांट सॉरी इन प्लांट डज नॉट रिक्वायर। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, ये कहना चाह रहा है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ऑक्सीजन, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण में। थोड़ा सा क्वेश्चन को सही करके पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण करते वक्त पौधे को इस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, धूप या ऑक्सीजन। अब तक 3 लोगों के ही आंसर आए हैं, और आंसर जो है वो डी आ रहे हैं ज़्यादातर। राधा जी थोड़ा कंफ्यूज हो गई हैं, उन्होंने बी लिखा है। तो देखिए बी की तो ज़रूरत होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड की तो ज़रूरत होगी ही पौधे को। इसमें एक पूछा है कि आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता उसको नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो वो खुद ही प्रोड्यूस करता है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो सनलाइट आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सनलाइट के बिना तो प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। वो सनलाइट जब पड़ती है तो पौधे में जो हम पानी डालते हैं वो भी प्रॉपर वर्क करके कहाँ तक पहुँचता है? पत्तियों तक पहुँचता है, जड़ों के थ्रू। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी इसको ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूरत किसकी नहीं पड़ती है इसको? ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस प्रोसेस में जो पौधा है वो खुद ही ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, परफेक्ट जी, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा स्लाइट मिस्टेक है लिखने में, इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, सॉरी इसके लिए। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के वक्त किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है? तो सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पौधा खुद ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एन इंसेक्ट ईटिंग प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट खाने वाला पौधा है? कॉटन प्लांट, कपास का पौधा, पिचर प्लांट, बैम्बू प्लांट, बांस का पौधा, और वाटरमेलन यानी तरबूज। दिलीप जी गुड इवनिंग। हाँ, तो ये एक ऐसा प्लांट है जो क्या करता है? पौधों को कीड़ों को खा लेता है, और इसका नाम है पिचर प्लांट, या इसको हम नेपेंथस प्लांट भी कहते हैं इंग्लिश में। 2 नाम है इसके इंग्लिश में, और हिंदी में इसको घटपर्णी कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरह के
और भी जो प्लांट होते हैं, कई सारे ऐसे प्लांट और भी होते हैं जो कीटों को खाते हैं। तो क्या आप किसी और प्लांट का नाम बता सकते हैं? पिचर प्लांट के अलावा किसी और प्लांट का आप नाम बता सकते हैं जो इसी तरह कीटों को खा लेते हैं? मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको दिखाया भी था पिक्चर। किसी को अगर नाम याद है तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैंने आप लोगों को बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था तो एक और प्लांट के बारे में बताया था पिचर प्लांट के अलावा। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, घटपर्णी तो देखिए इसी का हिंदी नाम है, पिचर प्लांट का ही हिंदी नाम जो है वो घटपर्णी है। लेकिन ये इसके अलावा और कौन सा एक प्लांट है जो कीटों को खा लेता है, वो आपको बताना है। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो उसमें कोई ऐसी सॉरी वाली बात नहीं है। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, हमने इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, कई बार होता है कि दिमाग से स्लिप हो जाता है, बट आप साथ साथ अभी नोट्स बना रहे हैं इसलिए मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। इसको आप लोग लिखिए, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, उस पौधे का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप नाम का एक पौधा होता है जो कि खा लेता है कीटों को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है और खा लेता है। एक और होता है, नहीं अमरबेल नहीं होता है, अमरबेल जो है वो दूसरे तरह का होता है, ग्रास, ये सब दूसरे तरह के पौधे हुए, ये कीटों को खाते नहीं हैं, कीड़ों को नहीं खाते हैं। अमरबेल ऐसा होता है कि जिसकी जड़ें नहीं होती हैं, ये सिर्फ ऊपर ही ऊपर मतलब फैलता रहता है, परजीवी एक तरह का पौधा है ये। अमरबेल दूसरा चीज हो गया। तो ये पिचर प्लांट जैसा ही एक और प्लांट होता है, इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। और एक और है सन ड्यू प्लांट भी एक होता है, ये मैंने बच्चों की किताबों में पढ़ा था इनके बारे में, तो मुझे याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को, सन ड्यू एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये जो है मांस भक्षी पौधे कहलाते हैं, ये कीटों को खा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग प्लांट्स आर ऑफ मेडिसिनल वैल्यू एक्सेप्ट, सिवाय इसके निम्नलिखित पौधे औषधीय महत्व के हैं, कोई एक इनमें से औषधि महत्व का नहीं है। एलोवेरा, बेसिल्स मतलब तुलसी, अश्वगंधा, मैंगो मतलब आम। यस, दिलीप जी ने बिल्कुल सही लिखा है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, TRAP, ट्रैप भी इसमें है। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप और सन ड्यू। फटाफट आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। तो ये रामदेव बाबा की कृपा है, वो हमेशा बताते रहते हैं अश्वगंधा और शतावर खाइए, तो इसके मेडिसिनल वैल्यूज़ अक्सर आपने देखा होगा कि वो नाम लेते हैं, अश्वगंधा, शतावर, ये सब जो है मेडिसिनल प्लांट होते हैं। इनकी जड़ें जो हैं वो खाई जाती हैं, अश्वगंधा की जड़ों को सुखाया जाता है और फिर उसको खाया जाता है पाउडर बना करके। ठीक है, तो जड़ जैसी ये रहती है और इसको अच्छे से सुखा के, इसको कूट के इसका पाउडर बना लिया जाता है और फिर अलग अलग तरह से औषधीय इस्तेमाल में इसको लाया जाता है। दूध के साथ भी इसको मिला करके खाया जाता है, तो ये काफ़ी फ़ायदा करता है। तुलसी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, और एलोवेरा के बारे में भी आजकल टीवी में बहुत कुछ दिखाता है कि ये क्रीम लगा लीजिए, बालों में लगा लीजिए, वगैरह वगैरह। और तुलसी जो है बहुत ही पुराने समय से जो है वो हम उसका मेडिसिनल वैल्यू को जानते भी हैं और हर कोई मानता भी है ना। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों के घर तुलसी ज़रूर होती है, ठंड के टाइम में तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वो हमें कई तरह के कफ कोल्ड से बचाती है। रियली इसका फ़ायदा बहुत है, तुलसी अगर आप रेगुलर लेते हैं एक पत्ता भी, तो आपको बहुत सारे जो है फ़ायदे मिलते हैं। हाँ, लेकिन मैंगो ट्री जो है ऐसे मेडिसिनली उसका कोई वैल्यू हम नहीं देखते हैं कि मेडिसिनल कुछ वैल्यू ऐसा मिल रहा है, लेकिन आम के जो लकड़ियाँ होती हैं उसको जलाने से जो धुआं निकलता है वो हमारी सांस के लिए नुकसानदायक नहीं होता, इसलिए आम की लकड़ियों का ही ज़्यादातर देखिए हवन में इस्तेमाल किया जाता है। तो आम की जो लकड़ियाँ होती हैं वो इस तरह से फ़ायदा पहुँचाती हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, निम्नलिखित में से कौन सा फैलाव के एजेंट है, मतलब फैलाते हैं, किसी भी चीज़ को फैला देंगे वो। एयर, वाटर, एनिमल्स, ऑल ऑफ दिस। किसी भी चीज़ को फैलाने में इसका अहम भूमिका होती है डिस्पर्सल के लिए। आप बीजों को ले लीजिए, बीजों का अगर डिस्पर्सल है तो किस किस थ्रू हो सकता है, एयर, वाटर, एनिमल्स। हाँ, माही जी का भी कहना बिल्कुल सही है। तो इसका फिफ्थ का आंसर डी आ रहा है। और जब सभी के आंसर बिल्कुल सेम होते हैं तो आंसर सही ही होता है। वायु के द्वारा, पानी के द्वारा, पशु के द्वारा, ये सभी तरह से डिस्पर्सल जो है वो हो सकता है। जैसे एक बीज का हम उदाहरण लेते हैं, अगर बहुत तेज हवा चलती होती है तो कई पौधों के बीज इधर उधर छिटक जाते हैं, जिससे कि अलग अलग जगह वो पौधे उगते हैं। पानी के साथ बह के भी एक जो बीज है वो एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंच के वहाँ भी पनप जाता है। और पशु पक्षी जो होते हैं वो उड़ते हैं, कुछ दाने खाते हैं, कुछ चल के खाते हैं, तो वो भी दाने को इधर उधर फेंकते हैं, जिसके कारण कि क्या होता है, उसका डिस्पर्सल होता है। तो ये सभी कारण हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अ प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स लीव इट कुड बी, एक पौधा अपनी पत्तियों द्वारा जनन करता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी तैयार किया था इसके लिए। शुगर केन, ब्रायोफिलियम, बनाना मतलब केला, और आलू। जिन्होंने भी वो वीडियो देखी होगी उनको आंसर पता होगा। मैंने एक एजुकेशनल पूरा वीडियो ही बनाया था इसके लिए, शॉर्ट वीडियो। आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं उसको। सविता जी गुड इवनिंग। इसके आंसर जो हैं सबके बी आ रहे हैं। और राइट आंसर भी बी ही है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। बिल्कुल सही, सबका आंसर भी सही आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो जो ब्रायोफिलियम होता है, इसके जो पत्ते होते हैं, इसी में से साइड साइड से छोटे छोटे और पौधे उग आते हैं। मैंने आप लोगों को पिक्चर के थ्रू भी दिखाया था, शॉर्ट वीडियो। किसने किसने वो वीडियो देखी थी, एक वीडियो मैंने सेंड की थी, फिलअप फॉर्म के थ्रू ही आप लोगों को मिली होगी, शॉर्ट वीडियो थी। तो उसमें मैंने पिक्चर, वो पूरा वीडियो ही जो बनाया था, उसमें दिखाया था कि किस तरह से पत्तों में से छोटे छोटे पौधे जो है वो निकल आते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन होता है। इस पौधे को ब्रायोफिलियम तो कहते हैं, साइंटिफिक इसका जो नेम है। और ऐसे लोकल जो लैंग्वेज होता है, इसको कहा जाता है पत्थर चट्टा। और सुनने में ऐसा मैंने सुना था कि इसके भी कुछ मतलब जो औषधि यूज़ होते हैं, कुछ मेडिसिनल टाइप का प्लांट ये भी होता है। और पत्थर चट्टा इसलिए कहा जाता है कि जो स्टोन की प्रॉब्लम कई बार किडनीज वगैरह में होती है, तो उसमें इसका कुछ आयुर्वेदिक यूज़ किया जाता है, जिसके कारण जो स्टोन रहती है किडनी में वो भी निकल आती है बाहर, तो उसका इलाज होता है, इसलिए इसको पत्थर चट्टा कहते हैं, इसका नाम है। और एक साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं इसके, मतलब बहुत सारे पौधे निकल आते हैं, इसलिए इसको मदर ऑफ मिलेनियम भी कहते हैं। इसका नाम है मदर ऑफ मिलेनियम, इस तरह का कुछ नाम इसको कहा जाता है। तो क्योंकि एक साथ ही इसके पत्तों में बहुत सारे पौधे निकल आते हैं। वीडियो आप शॉर्ट्स में जा कर के देखेंगे तो आपको आई थिंक मिल जाएगा, काफ़ी पहले मैंने डाला था। अभी तो जो शॉर्ट्स वगैरह आप लोग देखते हो ना, जैसे प्लेलिस्ट में आप जाते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन में आपका लाइव क्लास रहती है, शॉर्ट्स रहते हैं, वीडियोस रहते हैं। तो शॉर्ट्स में आई थिंक वो वाला मैंने डाला हुआ था, तो उसमें वो मेरे पास वो पौधा है, तो मुझे ध्यान आ गया कि आप लोगों को दिखाने से अच्छा रहेगा, आप लोग उस चीज़ को देख पाएंगे। तो मैंने इसको इसीलिए पौधे को एक स्कूल से मैं लेकर के आई थी, बच्चों के स्कूल से, वहाँ पे था। तो मैंने रिक्वेस्ट करके वहाँ से, मैडम से मांग करके वहाँ से मैं लाई थी और पौधे को लगाया था, ताकि मेरे बच्चे जो है इसको देखें, समझ पाएँ कि किस तरह से जो पौधे का ग्रोथ होता है। तो बड़ा प्यारा पौधा होता है। अच्छा, लेखनी जी को तो फिर आराम से पता चल रहा होगा, क्योंकि इनके पास ये पौधा है। हाँ, पथरी में ही इसका इलाज जो है, मुझे सुनने में मिला था कि इस तरह का कुछ इससे इलाज भी किया जाता है। ठीक है। पिक्चर अभी तो मैं शो नहीं कर सकती, इसमें मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, मुझे ध्यान में नहीं था ऐड करने का, नहीं तो मैं ज़रूर ऐड करती। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बिना बीज के ही उगता है? वीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, बनाना मतलब केला, मेज मतलब मक्का। फटाफट इसके आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत इजी भी था, लेकिन एग्जाम में यही इजी क्वेश्चन भी दो चार जो आएंगे उसमें भी आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ऐड किया है। ये सभी सीड से होने वाले हैं, गेहूं, चावल और मक्का, सबके बीज जो हैं वो लगाए जाते हैं। और केला ही एक ऐसा है जो कि नीचे उसकी बहुत सारी जड़ें होती हैं और एक गांठ सी होती है जिसको कंद कहा जाता है, बल्ब कहते हैं इंग्लिश में, उसको ज़मीन पे लगा दिया जाता है तो वो फिर से उग आता है। उसके लिए कोई भी बीज की ज़रूरत नहीं होती है और धीरे धीरे जो नीचे उसकी कंद होती है, बल्ब जो होती है, उसी में से और नए नए पौधे निकलते हैं और वो एक पूरा घेर जैसा बन जाता है जिसमें से बहुत सारे पौधे बाद में अपने आप तैयार होते जाते हैं समय के साथ साथ। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ फार्मर? जो किसान का मित्र है। अर्थवॉर्म मतलब मिट्टी का कीड़ा मतलब केंचुआ, बी मतलब मधुमक्खी, स्पाइडर मतलब मकड़ी, रैबिट मतलब खरगोश। ये क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। किसानों के मित्र के रूप में इसमें कुछ कहानी दे देगा कि राम, जैसे ये तो मैंने शॉर्ट में करवा दिया ना, लंबी कहानी जैसा दे देता है कि राम एक किसान है जो खेत में काम करता है, वहाँ उसके खेत में भी कई सारे मित्र होते हैं, जिन मित्रों में कौन कौन हो सकते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन दे देगा आपके सामने। हाँ, मिट्टी का जो कीड़ा हुआ, जो अर्थवॉर्म हुआ, दैट इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट है नहीं इसमें। तो अर्थवॉर्म जो है उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अपने स्किन से सांस लेता है, ये एक पॉइंट आपका क्वेश्चन का बन जाता है। और दूसरा क्या होता है कि ये मिट्टी में क्या करता है ऐसा कि ये किसान का मित्र बनता है, तो ये मिट्टी में एक गैप बना देता है, क्योंकि ये क्या करता है, मिट्टी के अंदर ही रहता है और मिट्टी के अंदर ही अंदर घूमता रहता है, और जहाँ जहाँ नमी रहती है थोड़ी, मतलब मॉइस्चर रहता है, वहाँ पे ये क्या करता है, अंदर ही अंदर घूमता है और उस मिट्टी में थोड़े गैप्स बना देता है। इस गैप के कारण क्या होता है, इजीली वहाँ से एयर पास हो पाती है, धूप सनलाइट जो है वो अच्छे से पड़ पाती है, और मिट्टी जो है बिल्कुल टाइट नहीं होती, जिससे हम जो पौधे में पानी डालते हैं वो आसानी से क्या होता है, उस पौधे की जड़ों को मिल पाता है। नहीं तो कभी कभी आप देखिएगा, अगर आप कभी किसी पौधे को लगाएं और उसमें आप डायरेक्टली अपने पौधे को लगा दिया और वो अगर मिट्टी वहाँ की अच्छी नहीं है, चिपचिपी टाइट वाली मिट्टी है, तो क्या होगा, वो मिट्टी इतनी टाइट हो जाएगी कि पौधे के जड़ के पास में मिट्टी कभी गीली नहीं होगी, और इतनी टाइट मिट्टी पौधों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आप जो भी गार्डनिंग करते हैं उनको पता है कि जो गार्डन में जो आप सॉइल यूज़ करते हैं उसमें आपको थोड़ी सी रेत भी मिलानी पड़ती है, थोड़ा सा कंपोस्ट भी मिलाना पड़ता है, मैन्योर भी मिलाना पड़ता है। ये इसलिए हम करते हैं, रेत वगैरह इसलिए डालते हैं ताकि वो पानी जो है ईजिली क्या हो, उसमें से निकल पाए, है ना। तो ये रीज़न होता है। तो मिट्टी का जो कीड़ा है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, यस, वो उसको फर्टाइल बना देता है। वेरी गुड, सॉइल को क्या करता है, वो फर्टाइल बना देता है। इस तरह से वर्मी कंपोस्ट आजकल मिलता है मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो भी अब ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो किससे बनता है, तो उसका सबसे मेन जो है रहता है काम करने वाला एजेंट, वो ये अर्थवॉर्म ही होता है, जिससे कि वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। और एक होता है नॉर्मल कंपोस्ट जो हम घर पे बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक गमला, कोई भी बर्तन इस तरह का बड़ा ले लेते हैं, डब्बा वगैरह, और उसमें घर की जो साग सब्जियों के छिलके होते हैं, जो कच्चे पके हुए नहीं, उनको हम जमा करते हैं और थोड़ी मिट्टी उसमें रखते हैं, फिर थोड़े पत्तियां जमा करते हैं, सूखी पत्तियां, फिर ये छिलके वगैरह जमा करते हैं साग सब्जियों के, और इसमें पका हुआ खाना कभी भी ऐड नहीं करते। इस तरह से क्या होता है, 2-3 महीने के बाद ये पूरी एक खाद तैयार हो जाती है, जिसको आप मिट्टी में डालेंगे तो बहुत ही फर्टाइल होती है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ये जब कंपोस्ट बनाया जाता है तो इसमें खट्टी चीज़ों को नहीं डाला जाता। एक क्वेश्चन और भी बनता है इसमें, कंपोस्ट में खट्टी चीज़ों को नहीं डाला जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरे के छिलके, या कोई भी खट्टे फल इसमें नहीं डाले जाते। वो इसलिए नहीं डाले जाते कि जो खट्टी चीज़ें हैं वो किसी भी चीज़ को डीकम्पोज होने में समय लेती है, जल्दी इसको सड़ने नहीं देती है,
इसलिए इसमें खट्टी चीज़ों को नहीं डाला जाता है, क्योंकि हमको तो उसको कंपोस्ट बनाना है, सड़ा के खाद बनाना है, तो वो उसको डिकम्पोस्ट होने नहीं देता है, इसलिए खट्टी चीज़ों का यूज़ इसमें नहीं किया जाता। ये भी एक क्वेश्चन बनता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में जो है, कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। एक दो लोगों के ए आ रहे हैं, बाकी सबके डी आ रहे हैं। देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सबसे पुराना नहीं है। आप लोग जितने लोग डी आंसर कर रहे हैं, डी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड, यही आपका क्या है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पहला भी यही है, क्योंकि सबसे पुराना ये है। तो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहला कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है। सबसे पुराना कौन सा है, तो भी जिम कॉर्बेट है। और ये बेसिकली किसके लिए है, तो टाइगर्स के लिए है। यहाँ पे परियोजना चल रही है, टाइगर परियोजना जो है आपकी, बाघ परियोजना, वो चल रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके लिए है। बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक और पूछा जाता है कि रहने वगैरह की अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है किस नेशनल पार्क में, तो सबसे अच्छी रहने की व्यवस्था भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही है। तो ये 3-4 क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं। हाउ मैनी पॉइजनस स्नेक्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने जहरीले सांप हैं? 2, 7, 4 या 5? जिन्होंने कल की क्लास अटेंड की है उन्हें पता होगा। यस, इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, पहले हुआ करता था और फिर अब नाम चेंज हो गया है इसका। बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं खुशबू जी, थैंक यू सो मच। कल की क्लास जिन्होंने अटेंड की है उनको आंसर पता रहेगा बिल्कुल। वेरी गुड, बिल्कुल सही, नाइस, वेरी गुड पार्टिसिपेशन। इतने सब बच्चे जो हैं आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और लगभग सबके आंसर जो हैं वो आज जो है सही आ रहे हैं। और इसका राइट आंसर जो है वो सी है। एक दो लोगों ने 5 भी किया है, बट 5 नहीं है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें पाइथन एक जो था वो जहरीला नहीं होता है ना, मैंने आप लोगों को बताया था। यस, कोबरा, करैत और 2 तरह के वाइपर्स होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, रसल वाइपर और सॉ स्केल वाइपर, ऐसे 2 वाइपर हैं, करैत है और आपका जो कोबरा होता है जिसको नाग सांप के रूप से आप जानते हैं, वो हुआ। ठीक है, डुबोइया, यस, डुबोइया इसका शायद देसी नाम है। यस, हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 11, 7, 5 या 10? 11, 7, 5 और 10? जम्मू कश्मीर में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? इसमें मिक्स्ड आंसर, थोड़े ज़्यादातर बी में ही आंसर आ रहे हैं, 7 है ना, 7 के लिए। बट इसमें क्या है, आंसर जो है इसका राइट आंसर वो सी होगा, मतलब 5। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में जो है कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है वो है 5। और इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, मैंने भी इसको नोट डाउन करके रखा है। देखिए, जो चीज़ की जानकारी कई बार मुझे भी नहीं होती है उसको मैं भी नोट डाउन करके रखती हूँ। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, ये आप लोग के पास एक नोट तैयार हो जाएगा।
जो आप लोग के आगे काम आएगा। पहला आप लिख लीजिए दाचीगाम, और दूसरा लिखिए हेमिस। ये सब क्या है, नेशनल पार्क के नाम है। दाचीगाम नेशनल पार्क है, पूरा नहीं बोल रही हूँ, शॉर्ट में बोल रही हूँ ताकि आप फटाफट लिख सकते हैं। तो दाचीगाम नेशनल पार्क, और हेमिस नेशनल पार्क है, और सलीम अली नेशनल पार्क है, एक है किश्वर नेशनल पार्क, और एक है काजी नाग नेशनल पार्क। इस तरह से 5 नेशनल पार्क जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करके प्लीज़ रखिएगा। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, जिन्होंने भी नहीं लिखा है वो लिख लेंगे प्लीज़। दाचीगाम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, सलीम अली, किश्वर KISHWAR किश्वर नेशनल पार्क, और काजी नाग KAZINAG काजी नाग नेशनल पार्क। ठीक है, तो हाँ, काजी नाग KAZINAG काजी नाग, ये आपके 5 जो है नेशनल पार्क मैंने बता दिए हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, मैंने भी नोट डाउन करके रखा है क्योंकि जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते ना, तो भूल जाते हैं इनके नाम। एक दाचीगाम जो है और सलीम अली मोस्टली हम सुनते आ रहे हैं, बट ये मैंने भी किश्वर कभी नाम नहीं सुना था, तो पढ़ते पढ़ते ये मुझे मिल गया, तो मैंने बोला चलो इसको ऐड कर लेते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। और एक और पॉइंट आप लोग साथ में नोट कर लीजिए कि देखिए 5 नेशनल पार्क हैं और 14 जो हैं 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। इसको भी नोट डाउन करिए, ये भी एक पॉइंट आपका बनता है। 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं यहाँ पे, और 35 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं जहाँ पे संरक्षण किया जाता है। संरक्षित क्षेत्र होते हैं ना, वो संरक्षित क्षेत्र में आ जाते हैं। तो 35 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी तो मैंने भी नोट डाउन करके आप लोगों के लिए रखा हुआ है। तो सबने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड द कारगिल वॉर टेक प्लेस? कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? आप लोगों को बताना है 12th का आंसर, नंबर 12 डाल के लिखेंगे किस साल कारगिल का युद्ध हुआ था। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं और फटाफट भी आ रहे हैं, अच्छी बात है बहुत। और ज़्यादातर आंसर जो हैं वो बी में ही आ रहे हैं और बी इज़ द राइट आंसर। 1999 में कारगिल का जो युद्ध है वो हुआ था। इसमें आप मंथ लिख लीजिएगा, मई से लेकर के जुलाई के बीच में ये युद्ध हुआ था। मई महीने से लेकर के जुलाई के बीच में 1999 में ये युद्ध हुआ था। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस पे बॉर्डर जो फिल्म आपने देखी होगी ये उसी पे बनी थी। अब है व्हेन इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 26 अगस्त, 26 अक्टूबर या 26 दिसंबर? तो देखिए डेट तो फिक्स हो गई कि 26 तारीख ही होगा, बस आपको मंथ बताना है। 13 का आंसर करिएगा। अच्छा, ज्योत्सना जी जो है 1999 में इनका बर्थ सन है, इसलिए इनको याद है। ये चीज़ें याद रखना आसान हो जाता है जब किसी से हम रिलेट करते हैं तो। और ज़्यादातर इसमें आंसर जो हैं वो ए में आ रहे हैं और इसका राइट आंसर भी यही है। 26 जुलाई जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको ईवीएस में देखने को मिलेंगे। मुझे ये लगा कि ये इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने क्वेश्चन पेपर में देखे, तो मैंने इसलिए भी इनको ऐड कर लिया कि कुछ ये डेट्स भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
व्हेन द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड, जब पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 22 अप्रैल, 22 सितंबर, 22 दिसंबर। तो ये डेट इसकी भी फिक्स है कि 22 तो है ही, बट मंथ आपको बताना है। बबलू जी का बी आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी आंसर करें। वेरी गुड, सबके फटाफट आंसर आने शुरू हो जाते हैं। वेरी गुड, और राइट आंसर है। सबके आंसर बिल्कुल सेम है और बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, 22 अप्रैल। और ये डेट मैं कभी नहीं भूलती क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे इस दिन है, तो अर्थ डे मनाते हैं, तो मुझे इसलिए और इजीली याद रहता है। ये मुझे याद नहीं है, मैं सन बहुत कंफ्यूज होती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, बट ये मुझे याद रहता है इसलिए। तो यही है कि हमारा कुछ कभी रिलेट कर जाता है कोई डेट, तो वो हम कभी भूलते नहीं हैं। तो 22 अप्रैल जो है ये अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी गुड। इन जम्मू एंड कश्मीर अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम विच सोर्स, जम्मू कश्मीर में राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत है, किस स्रोत से ये प्राप्त होता है? लोटस मतलब कमल के फूल, सेफ्रन मतलब केसर, सनफ्लावर मतलब सूर्यमुखी, या ट्यूलिप? ट्यूलिप आपने देखा होगा, ट्यूलिप के बागान हैं बहुत श्रीनगर में, तो वो एक तरह का फूल है। बाकी सभी भी फूल हैं। हाँ, थैंक यू सो मच माही जी। पूजा जी का आंसर सबसे पहले नहीं, 14 का आंसर करी, 15 का आंसर अंजलि जी का सबसे पहले आया, 15 का। यस। हाँ, इसको सेफ्रन भी कहा जाता है। तो केसर जो है इसका उत्पादन वहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ खेती की जाती है, और जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के फूलों की खेती होती है। तो जम्मू एंड कश्मीर में आप देखेंगे कि ट्यूलिप की भी बहुत आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। वहाँ पे कई सारे गार्डन हैं, फॉर टूरिस्ट रीज़न जो है वो वहाँ पे बेसिकली देखा जाता है ट्यूलिप के लिए, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है श्रीनगर का वो बहुत ही सूटेबल है फॉर ट्यूलिप। तो ट्यूलिप के फूल वहाँ बहुत सुंदर सुंदर उगाए जाते हैं। और केसर जो है उसकी खेती की जाती है। केसर आप सभी को पता है कि जो हमारे खाने के व्यंजन होते हैं उसमें डाला जाता है, रंग के लिए डाला जाता है। और ये जैसे दूध के कई सारे आइटम बनाए जाते हैं तो उसमें डाला जाता है, तो ये हल्का सा येलोइश कर देता है उसको। रंग जो है इसका वैसे तो थोड़ा ऑरेंजिश होता है, लेकिन जैसे दूध में मिक्स होता है तो इसका रंग थोड़ा सा हल्का पीला और ऑरेंज, हल्का ऑरेंज या एकदम पीला सा हो जाता है। तो ये रंग के लिए डाला जाता है, इसकी अच्छी खुशबू भी आती है। और शरीर को जो है ये एक गर्मी भी प्रदान करता है, गर्म होता है केसर जो है, इसकी तासीर गर्म होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका केसर के बारे में। बेसिकली वहाँ पे केसर जो है उसकी खेती इसीलिए होती है, और ये प्रोसेस जो है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इनके जो पौधे होते हैं उसमें जो फूल खिलते हैं पर्पल कलर के रहते हैं, लाइट पर्पल कलर के जो फूल होते हैं, और उनके बीज से उनको केसर को निकालना होता है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। हर पौधे के उस फूल के बीच में से केसर को निकाला जाता है, जो बीच के रेशे रेशे से होते हैं ना फूलों के बीच में पराग जो रहते हैं, जहाँ पे ऐसे लंबे लंबे स्टेम से रहते हैं, उनको निकाल निकाल करके अलग किए, वही केसर होते हैं। तो एक फूल में बहुत ही कम मात्रा में ही केसर जो है वो निकल पाता है, इसलिए केसर की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए इसका राजस्व भी जो है वो काफ़ी हाई आता है। इन बिहार विच मंथ इज और आर सुटेबल फॉर बी कीपिंग, बिहार में मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा महीना उपयुक्त है? अक्टूबर टू दिसंबर, ओनली जुलाई, मई टू जुलाई, ओनली अगस्त। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, केवल जुलाई, मई से जुलाई, और केवल अगस्त।
दिलीप जी का आंसर सबसे पहले आया क्या? नहीं, माही जी का भी आंसर आ गया। अच्छा, हाँ हाँ, जुबैर जी का भी आंसर आया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तो ये जो सबसे सुटेबल टाइम इसका होता है, उसका आंसर सभी ने सही किया है बिल्कुल। ए इज़ द राइट आंसर। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का जो मौसम होता है वो सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। विच एनिमल कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन द साउंड ऑफ अ लीफ रसलिंग एंड एन एनिमल वॉकिंग ऑन ग्रास? कौन सा जानवर पत्ती की सरसराहट और घास पर चलने वाले जानवर के बीच अंतर कर सकता है? डॉग, कैट, टाइगर या लायन? कुत्ता, बिल्ली, बाघ या शेर? 17 का आंसर करेंगे प्लीज। किसी को कोई डाउट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। तो बाघ जो है वो सबने आंसर किया है और बिल्कुल सही आंसर है बाघ, कि ये एक ऐसा जानवर है जिसके कान इतने तेज होते हैं कि ये हमसे 4 गुना ज़्यादा सुन सकता है, और इसको पता चल जाता है कि पत्ती की सरसराहट जो हो रही है ये घास में चलने वाले जो जानवरों के कारण होती है। तो ये जानवरों का अंतर भी पता कर पाता है बिना देखे कि कौन सा जानवर जो है अभी चल रहा है, तो ये सरसराहट से अंदाज लगा लेता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बाघ इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर दिया है सब लोगों ने। वेरी गुड। अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो टैबिंग विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द। देखिए, पौधों को पानी देने की एक तकनीक जिसमें संकरे टेबिंग का उपयोग किया जाता है, जो सीधे आधार पर पानी पहुंचाता है। स्प्रिंकल सिस्टम या इरिगेशन जिसको कहते हैं, फवारा सिंचाई, सरफेस इरिगेशन सतही सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन मतलब टपकन सिंचाई, और मैनुअल इरिगेशन मतलब मैनुअल सिंचाई, हाथों से जो हम पानी डालते हैं वो। पतली जो है टैबिंग की जाती है इसमें। वेरी गुड गोइंग, बहुत अच्छा, सबके आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो इसमें जो है टपकन सिंचाई मतलब पाइप लगा दिया जाता है और उसमें से टपक टपक के जो है थोड़ा थोड़ा पानी जो है ये सिंचाई हो जाती है पौधों में। ज़्यादातर इसको कई जगहों में ऐसा कर रहे हैं लोग, किचन गार्डन में भी अपने यूज़ करते हैं। घर के पीछे छोटा सा गार्डन बना लेते हैं सब्जी भाजी लगाने के लिए, और उसको क्या करते हैं, वहाँ पे जो ग्रे वाटर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार जो यूज़ हुआ हुआ पानी रहता है उसको वापस से थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देते हैं फिल्टर के थ्रू, और उसको फिर पौधों में डाल दिया जाता है। तो ये पानी का क्या हो जाता है, 2 बार यूज़ हो जाता है, कि एक बार हमने कुछ धोने वोने में कपड़े धोने में या घर की साफ़ सफाई में कुछ पानी यूज़ कर लिया, तो वो पानी हो गया। सब्जी भाजी धोने में या फिर चावल दाल धोने में जो पानी यूज़ हुआ, वो पानी को क्या कर लिया गया, एक बार अच्छे से फिल्टरिंग कर ली गई, और फिर उसको एक मतलब टंकी वगैरह में रख दिया गया, और वहाँ से एक पाइप लगा करके उसको इतने सुंदर ढंग से लगा दिया जाता है गार्डन में कि धीरे धीरे ये काम जो है शुरू होता है। हाँ, इजराइल में, इसमें न्यूज़ में भी दिखाया था कि इजराइल में जो है वहाँ पे बेसिकली उन लोग किचन गार्डन में इसका यूज़ कर रहे हैं। वो इजराइल मुझे याद नहीं आ रहा था, वहीं पे ये न्यूज़ में दिखाया गया था, बहुत अच्छा इसके बारे में बताया था कि छोटे छोटे पाइप लगा देते हैं और उसमें से हर समय थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो टपकता रहता है, और ये पानी वो रहता है जो हम एक बार यूज़ कर चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत परेशानी चलती है, तो वहाँ लोग इस तरह से जो है पानी को बचा करके और 2-2 बार यूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो भी वहाँ अच्छा रहता है, क्योंकि हम ज़मीन से पानी दोबारा खींच नहीं रहे हैं, बल्कि हमारा जो यूज्ड वाटर है उसको रिसाइकल कर ले रहे हैं फिर से, और उसको पौधों में यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। द साड़ी ब्रॉट बाय नीता विच आर एक्सक्लूसिवली मेड इन आंध्र प्रदेश आर। नीता द्वारा खरीदी गई साड़ियाँ जो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में बनाई जाती हैं, पोचमपल्ली या कलमकारी,
मऊ सिल्क और चंदेरी, चंदेरी और पटोला, कांथा और तांत। इसमें ए में आंसर आ रहे हैं। मैथ्स की मॉर्निंग में लगती है 10 बजे से क्लास। हाँ, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। पोचमपल्ली और कलमकारी जो है ये बेसिकली जो है आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पोचमपल्ली है उस साड़ी का नाम पोचमपल्ली कैसे पड़ा। तो वो जिस गांव में बनाई जाती है उस गांव का नाम ही पोचमपल्ली है, उस गांव के नाम से उसका नाम पड़ा पोचमपल्ली। ठीक है। उसी तरह से जो मऊ रेशम की साड़ी होती है, मऊ सिल्क जिसको कहते हैं, ये यूपी में बहुत फेमस है। जो लोग यूपी के हैं उनको पता रहेगा। मऊ वहाँ एक जगह का नाम है और उस जगह के नाम से ही वो रेशम की साड़ी जो है वो फेमस है। जैसे कि आपने सुना है बनारसी साड़ी जो बनारस से फेमस हुई। ठीक है। चंदेरी आपकी साड़ी जो है वो एमपी की हो गई। पटोला साड़ी जो हो गई आपकी महाराष्ट्र से हो गई। और कांथा एवं तांत जो हो गई आपकी वेस्ट बंगाल से हो गई। ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की जो साड़ियाँ हैं, कई बार ऐसा होता है कि जगह विशेष के हिसाब से उसका नाम भी उस जगह के नाम से पड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वारली आर्ट द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट। वारली कला किस राज्य की पारंपरिक कला है? गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र। हिंदी की क्लास 10 बजे होती है रात में। तो इसमें आंसर आने शुरू हो गए हैं। वेरी गुड। मोस्टली डी आंसर आया है और डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आप लोग का आंसर है। बिल्कुल सही। क्या नहीं होते हैं रोहित जी? महाराष्ट्र का ही है। किस चीज में आप कंफ्यूज हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है और टोटल भी बताना शुरू हो गया है सबका। वेरी गुड। खुशबू जी, सीडीपी की क्लास 3 बजे होती है और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग शुरू से क्लास को देखिए। शुरू में हम टाइम टेबल भी आप लोग को शो करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो किस टाइम पे किसकी क्लास हो रही है, आप लोगों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं मेंबर, उनके लिए मैं एक बार बता दूं कि वो इस तरह से आप लोगों को जो दिखाई देता है प्लेलिस्ट, होम, कम्युनिटी, इसमें शॉर्ट्स भी दिखता है। इसमें ऐड नहीं है, शॉर्ट्स भी आपको दिखाई देगा। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे इसमें जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगी। शॉर्ट्स में भी हम कई सारे शॉर्ट्स आपको एजुकेशनल डालते हैं जिसमें कई बार हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, कभी हम डायरेक्टली उसको दिखाते हैं, कोई चीज़ का वीडियो हम आपको शो करते हैं। और जो वीडियोस हैं इसमें हमारे सारे वीडियोस आपको शो हो जाएंगे जो नेट से रिलेटेड भी हैं, सीटेट से रिलेटेड भी हैं। और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आप जिस सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं वहाँ आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे अगर आप ईवीएस में जाएंगे तो ईवीएस की जो मेरी फर्स्ट क्लास होगी वहाँ से लेके अब तक की पूरी क्लास उसमें आपको दिखाई दे जाएगी। और जो जो क्लास आप देखना चाहते हैं वहाँ आराम से आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी और नेक्स्ट क्लास जो है अब कल होगी आपकी। और संडे जो है किसी को भी भूलना नहीं है। और सुबह 10 से लेकर के दोपहर 3 बजे तक हमारी क्लास चलेगी और ईवीएस का जो टाइमिंग रहेगा वो 2 से 3 मतलब 2 बजे से लेकर 3 बजे तक 1 घंटे की रहेगी आपकी क्लास। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लास करना है और किसी को भी भूलना नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये क्लास होने वाली है। सो गुड बाय ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर और अपना जो तैयारी है उसको बहुत अच्छा रखिए
किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होता है तो उसको क्लास में ज़रूर पूछिए, और अंजलि जी का जो आंसर है वो मैं कल आपको बिल्कुल अच्छे से देने वाली हूँ। ठीक है अंजलि जी, तो कल की क्लास ज़रूर सभी अटेंड करेंगे। थैंक्स टू ऑल।